सब हॉस्पिटल में ही जमा थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो अमान जल्दी से डॉक्टर के पास गया। मेरी बहन कैसी है? देखिए, आपकी बहन की हालत अब खतरे से बाहर है। गोली उनकी कमर पे लगी थी। शुक्र है कि जान बच गई है। सुबह तक होश में आ जाएगी। उनकी कंडीशन देखकर बताऊंगी कि वो घर जा सकती हैं या नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर भी मुस्कुराती हुई चली गई। एहन कयान, तुम लोग घर जाओ। मीरम इंतजार कर रही होगी ना, काफी टाइम हो गया है। मैं और जाव्यार है ना लारेब के पास। अमान उन दोनों को देखते हुए बोला, ओके अमान, हमें बताते रहना, लारिब का ख्याल रखना। वो दोनों में मीरम की वजह से जा रहे थे। ओके एहन, तुम लोग जाओ। फिर मीर, कयान, एन सब सुल्तान मेंशन की तरफ निकल पड़े ताकि एन मीरम को साथ लेकर कयान के साथ जा सके। मेरा बेटा वो अपने डैड के साथ जाएगा। घर आते ही कयान ने मीरम को अपनी गोद में उठाया और उससे कहने लगा, एन ने सारी पैकिंग पहले ही कर ली थी। मीरम तो अपने बाप की गोद में आते ही खुश हो गई थी, ऐसे जैसे जिंदगी मिल गई हो। बार बार अपने पापा के मुंह को अपने नन्हे मुन्ने हाथों से छूकर उसे महसूस कर थी। और ये सब देखते एन मुस्कुराई थी। मीर, अनमोल, साव्या, जैन, सबसे मिलकर वो लोग सुल्तान मेंशन से निकल आए थे। थोड़ी ही देर के बाद एन और कयान अपने घर के सामने से खड़े थे। खाला नाराज होंगी ना मुझसे? एन ने मासूमियत से कहा। नहीं, बस वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। वो तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी, तुमसे मिलकर खुश होंगी। मैं भी खाला को बहुत मिस करती रही। पता है जो तुमने मिस किया होता तो दूर न रहती। कयान ने मसूई और रूठेपन से कहा, आपको तो मैं मना लूंगी, पहले खाला को मनाना है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। पहले नायला के कमरे में गए जहां नायला बैठी नमाज पढ़ रही थी। खाला, एन ने नायला को आवाज दी। एक पल को तो नायला जो दुआ मांग रही थी, एन की आवाज सुनकर वो सकते में आ गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये एन की आवाज है। नायला ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। अपने पीछे कयान के साथ खड़ी एन को और उसके हाथ में पकड़ी हुई बच्ची को देख वो जल्दी से उठकर एन की तरफ गई और एन को गले से लगाया। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? नायला रोते हुए कहने लगी। एन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कई लम्हे दोनों रोती रही थी। बस साला, अब रोइए मत, मैं आ गई हूं ना। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। नायला ने एन के माथे पर भरोसा दिया तो एन मुस्कुरा दी। नायला ने कयान के हाथ में मौजूद बच्ची को देखा तो सवाली नजरों से कयान को देखा। मामा, ये आपकी पोती है? पोती? नायला ने बेयकीन नजरों से एन की तरफ देखा। फिर वहां बैठी एन ने अपने आप पर बीती और मीरम के बारे में सब कुछ बताया था। नायला तो ये सब सुनती सकते में थी कि उसकी बेटी एन पर इतना कुछ हो गया। एन ने इतना कुछ सह लिया। अब टाइम गुजर गया था। क्या फायदा सब सोचने का? नायला ने मुस्कुराकर कयान के हाथ से मीरम को पकड़ा। नायला को तो उस सब्ज आंखों वाली गुड़िया पर बेहद प्यार आया था और नायला ने चटाचट मीरम के गाल चूमे थे। कितनी प्यारी है मेरी पोती। जबकि मीरम तो नायला की गोद में आते ही टुकर टुकर उसे देख रही थी कि ये कौन सी बला अब आ गई है। वो तो अपने बाप की गोद में थी, ये किससे पकड़ लिया है उसे? वो अपने होंठ बाहर निकाले रोने की तैयारी पकड़े खड़ी थी। इससे पहले कि मीरम रोती, कयान ने जल्दी से मीरम को अपने हाथों में लिया और मीरम के होंठ रोते हुए जो बाहर आए थे वो अंदर चले गए। जिसे देखते एन और नायला मुस्कुराई थी। फिर वहां काफी देर बातें करने के बाद कयान एन कमरे में आए थे। मीरम कयान की गोद में ही सो चुकी थी। मीरम को बेड पर लेटाकर एन फ्रेश होकर बाहर आई तो कयान को अपना इंतजार करते पाया। इधर आओ मेरा बच्चा। आन, अब हम बच्ची के बाप है। अभी भी मुझे बच्चा कहते हैं? एन मुंह बनाते बोली। वैसे आज तुमने जो किया है ना, जो रूप तुम्हारा देखा है, बच्ची तो बिल्कुल नहीं हो। लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम्हें अपना बच्चा समझता है। आप भी ना आन, लव यू सो मच। लव यू टू मेरा बच्चा। एन ने कयान के सीने पर सर रखा और आंखें मूंद गईं। आज उनकी जिंदगी में सुकून की रात थी। सुबह सबसे पहले न्यूज चैनल पर लोका की चौक पर लटकी खोपड़ी को दिखाया जा रहा था और सब उसकी लटकी खोपड़ी को देखकर इब्तनाक अंजाम देख रहे थे और लोग गुस्से तौबा तौबा कर रहे थे। और सब न्यूज सुनते न्यूज चैनल वाले आज लोका को बुरा और एविल को अच्छा कह रहे थे कि जो काम पुलिस वाले नहीं कर सके वो एविल ने कर दिखाया। अगले दिन लारिब को होश आया तो वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अमान को उसको संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था। बटी, मा, मा, मामा, मार दिया, मार दिया। वो गंदा अंकल मुझे भी मार देगा, उस लड़की को भी मार दिया। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी। बस बस मेरी गुड़िया, तुम्हारे बड़ी है ना, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। अमान को तो लारिब
लारेब की हालत देखते आंखों में आंसू आए थे। भैया, अमान को देखते रोते हुए कहने लगी थी। लारेब के मुंह से भैया सुनकर अमान को धचका लगा था। भैया, मुझे घर जाना है, लारेब अमान के सीने से लगते हुए बोली। ओके मेरी गुड़िया। अमान कुछ सोचते हुए बोला। वो होश था कि लारेब ने उससे पहली दफा बड़ी की बजाय भैया बोला है। तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहता था ताकि वो लारेब की दिमागी हालत के बारे में जान सके। नहीं बड़ी, नहीं जाना, वो आ जाएगा। वो फिर से पैनिक हो रही थी। फिर से भैया से बड़ी पर आ गई थी। बस बस रिलैक्स। अमान समझ गया था कि वो कभी माजी और कभी हाल में रह रही है। इतने में डॉक्टर भी अंदर आया। अमान मलिक, हमने आपकी बहन की सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। आपकी बहन की दिमागी हालत में कुछ सुधार आया है। शायद वो कुछ माजी का सीन दोबारा से उनके सामने आया है, जिसकी वजह से वो उस फेज से निकल रही हैं। वो अब अपने आप को हाल में लाने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप उन्हें किसी पुरसुकून माहौल में ले जाएं, जहां उनकी अभी की यादें भूलकर अपने माजी को याद करें, तो ये मुकम्मल बेहतर हो सकती हैं। मैं डॉक्टर होने के नाते यही कहूँगा कि आप उन्हें कहीं बाहर ले जाएं और वहां जाकर इनका प्रॉपर इलाज करवाएं। इंशाल्लाह ये 1 साल के अंदर अंदर ही ठीक हो जाएंगी, या उससे कम वक्त में। अमान ने लारेब को देखा जो दवाइयों के जहर से दोबारा से अमान के सीने से लगती सो गई थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अभी क्या हम लारेब को ले जाएं? जी, इनकी कमर का जख्म अभी ताज़ा है। मैं तो कहता हूँ कल तक आप उन्हें रखें, फिर ले जाइएगा। नहीं डॉक्टर, मेरी बहन यहाँ नहीं रहेगी। आप डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाएं, मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा। जी, जैसे आपकी मर्जी, आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर ये कहते चला गया। अमान वहाँ के सारे पेपर वर्क करके लारेब को घर ले आया था और आते ही उससे जावेयार एन माला से इस बारे में बात की थी। लेकिन मान, मेरा कॉलेज, नूर परेशानी से बोली। नूर, आप इसकी फिक्र मत करें। आप लंदन में जाकर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हैं। जावियार, 2 दिन तक टिकट बुक करवाओ, तो मैं तब तक नूर की स्टडी का भी बंदोबस्त करता हूँ। ओके अमान, ये काम हो जाएगा। और अगर सफ़ीर ने पूछा तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। जो उसने मेरी बहन के साथ किया है ना, कभी माफ नहीं करूंगा। सफ़ीर की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ब्लैक महल आकर अपनी छोटी दुनिया को देख सके। अभी वो अपनी छोटी दुनिया और उसके भाइयों की नसों में गिर चुका था और दूसरी तरफ उसकी माँ भी उससे नाराज थी। हंसा वस्सा कर उस सोहा की वजह से अलग हो गया था। प्लीज छोटी दुनिया, अपने एंजल के पास वापस आ जाओ। वादा करता हूँ कभी तकलीफ नहीं दूंगा। सफ़ीर अपने बाल झगड़ते हुए सोचों में गुम था। वो कल से इरम को बुला बुला कर थक गया था, लेकिन वो उससे नाराज थे। अभी वो बाहर गया था कि इरम किचन में खाना बना रही थी। मामा प्लीज मेरी बात सुने ना एक बार। क्या बात सुनूं? हाँ, क्या बात सुनूं? तुम्हारी सफ़ीर जो तुमने उस बच्ची के साथ किया है वो ठीक था क्या? तुम्हारे इसी कारनामे की वजह से हमारी लारेब हमसे दूर हो गई। मामा लेकिन वो सोहा ने, नाम मत लो उसका। तुम मर्द थे, खुद को कंट्रोल करके रख सकते थे, लेकिन तुमने उस पर अपनी वहशत दिखाई है। मेरी एक बात मानो, कुछ दिन तक उससे दूर हो। बाद में मैं उसे खुद लेकर आऊंगी। मामा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? जो गुनाह किए हैं ना, उसकी सजा तो भुगतनी होगी ना। मामा मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी लारेब को वापस मेरे पास ले आए। आप उसे ले आएंगी ना मामा? सफ़ीर रोते हुए बोला। हाँ, ले आऊंगी। अभी तुम खाना खाओ। इरम तो सफ़ीर की हालत देखते गमसदा हो गई थी। लव यू मामा। मस्की न लगाओ, बैठो, मैं खाना लाती हूँ। ओके मामा। और 2 दिन बाद ही अमान लारेब और नूर को लंदन ले गया था। ये बात सिर्फ साव्यार, एन और कयान के बीच थी। एंजल की छोटी दुनिया एंजल से दूर चली गई थी। मेरा बच्चा क्या कर रहा है? कयान सुबह सुबह फ्रेश होता मीरम के पास आकर बैठ गया था और अपनी दाढ़ी उसके चेहरे पर रगड़ने लगा कि मीरम खिलखिला उठी थी। अपने हाथ कयान के चेहरे पर लगाने लगी। मेरी शहजादी, मेरी मीरम। कयान ने मीरम के माथे पर बोसा दिया। कयान ने मीरम को अपनी गोद में उठाया। चलो, आज तुम्हारे डैडा तुम्हें बाहर लेकर जाएंगे। कयान होशी होशी उठा था, बाहर जाने लगा। इससे पहले कि कयान बाहर जाता, एन बाहर से अंदर आई। आन, ये, इससे पहले कि एन कुछ कह दी, कयान का मुस्कुराता चेहरा पल भर में तारीख हुआ था और एन की हंसी निकली थी। ये क्या हुआ? कयान ने रोनी सूरत बनाते मीरम को देखा जो वहां कारनामा सर अंजाम दिए अब मुस्कुराकर कयान को देख रही थी। बाबा, आपको किससे कहा था? किसे देखे भी ना उठाइए। देखिए ना, शूशू कर दिया ना। कयान ने अपनी शर्ट की तरफ देखा जहां वह मीरम ने शूशू किया था और उससे शर्ट गीली हो चुकी थी। हंसना बंद करो, दोबारा से अब फ्रेश होना पड़ेगा। आन,
आप देखते तो सही ना, किसी ने भी नहीं की हुई, ऐसे ही उठा लिया। गलती हो गई, पकड़ो इसे। कयान मीरम बहन को पकड़ा था, वॉशरूम चला गया हूँ। बहुत शरारती हो गई हो, डैडा को तंग करती हो ना। फिर वो मीरम के कपड़े चेंज करने लगी। आज सफ़ीर अपनी माँ के साथ ब्लैकमेल आया था, जिसे देखते ही साव्या को बेहद गुस्सा आया था। अब क्या लेने आए हो तुम? साव्या गुस्से से आगे बढ़कर सफ़ीर का कॉलर पकड़ता हुआ रोया था। मैं लारेब को अपने साथ लेने आया हूँ। सफ़ीर हिम्मत करते बोला। अपनी जुबान से लारेब का नाम मत लेना, वरना जुबान काट दूंगा। क्यों? बीवी है वो मेरी। सफ़ीर को भी गुस्सा आया था। जब उसकी दरिंदों की तरह इज्जत लूट रहे थे, तब नहीं याद था कि वो रखेल नहीं बीवी है तुम्हारी? बस करो तुम दोनों प्लीज़। मीरम ने इल्तिजाई लहजे में बोला। बेटा, मैं जानती हूँ सफ़ीर से गलती हो चुकी है, लेकिन उसे ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे ट्रैप किया गया था, हमें माफ़ कर दो। नहीं आंटी, आप हमारी माँ की जगह हैं। आप हाथ मत जोड़ें। और लारेब यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ नहीं है? सफ़ीर ने हैरानगी से पूछा। उसका भाई उसे लेकर कहीं चला गया है, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। बकवास बंद करो। क्या मतलब कहीं चला गया है? वो मेरी बीवी है और कोई मुझे मेरी बीवी से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारा साला तुम्हारी बीवी को दूर कर चुका है। प्लीज़ बेटा, अगर आप लोगों को पता है तो बता दो, हम अमान से माफ़ी मांगकर लारेब को वापस ले आएंगे। माला ने साव्यार को देखा। नहीं आंटी, हमें सच में नहीं पता, वरना मैं आपको बता देता। अमान तो रातों रात ही लारेब को लेकर यहाँ से निकल गया था। छोटी दुनिया, सफ़ीर के मुंह से निकला था। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सफ़ीर दबा दबा चीखा था। अभी से ही लारेब के दूर जाने का सोचकर ही उसका दिल बंद हो रहा था। इरम और सफ़ीर अब क्या करते, उठकर आराम से घर आ गए थे। सफ़ीर तो इरम से बात किए बिना ही अपने कमरे में चला गया था और बेड पर बैठकर लारेब की ली गई तस्वीरों को देखने लगा। तुमने अच्छा नहीं किया छोटी दुनिया, अपने एंजल से दूर होकर। तुम्हें पता है, तुम्हारे एंजल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क- क्यों क्यों गई मुझसे दूर? एक दफ़ा वापस आओ तो कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हमेशा ख्याल रखूंगा। एक दफ़ा अपने एंजल को पुकारो। किस अज़ियत में था सफ़ीर, वो वही जानता था। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन पहले अपने एंजल के आंसू साफ करने वाली छोटी दुनिया थी, लेकिन आज वो भी नहीं थी। अब देखना था सफ़ीर कब तक अपनी छोटी दुनिया से दूर रहता है। और फिर कई लम्हे वो अपनी छोटी दुनिया की तस्वीरों से बातें करता रहा, और बातें करता करता कब सो गया पता ही नहीं चला। 1 साल बाद, 1 साल हो चुका था। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मीरम 1.5 साल की हो गई थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी। अभी उससे बोलना नहीं सीखा था। आओ मेरा बच्चा मेरे पास। कयान घुटनों के बल बैठे उसे अपने पास बुलाने लगा, और मीरम आहिस्ता आहिस्ता चलती कयान की तरफ जाने लगी। वो चलती हुई कयान की बाहों में समा गई। मैं सदके, एन कमरे में आती दोनों के सदके उतारने लगी। मीरम तो इस 1.5 साल में कयान की और नज़दीक हो गई थी। एन के पास कम ही जाती थी, जिससे एन को गुस्सा तो बहुत आता था। उसकी अपनी बेटी उसके पास नहीं आती, क्योंकि उसने सोचा था मीरम को वो ज़्यादा प्यार देगी। लेकिन हमारी मीरम तो एन से ज़्यादा अपने बाप की दीवानी, और अब तो और दीवानी हो गई थी। ज़रा सा भी कयान पुलिस स्टेशन से लेट हुआ था तो मीरम अपना बाजा बजाना शुरू कर देती, कि जब तक कयान घर ना आता वो चुप नहीं होती थी। और फिर कयान को देखकर ऐसे चुप होती जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। अब मीरम कभी कयान की गोद में थी तो कभी एन की गोद में जाती खेल रही थी। साव्यार, उस चपड़गंजू को कॉल तो करो, कल से उनकी कॉल नहीं आई। कमरे में बैठे सावी को माला ने आकर कहा। माला डार्लिंग, कभी दूसरों को छोड़कर अपने जावे पर भी ध्यान दे दिया करो। साव्यार माला को अपने करीब खींचते हुए बोला। सावे डार्लिंग, मेरी सारी तवज्जो तुम्हारी तरफ ही है। और क्या चाहते हो? पिछले 1 साल से हर रात तो तुम्हारी कुर्बत बर्दाश्त करती हूँ, अब क्या चाहते हो? माला सावे की गर्दन पर होंठ रखते हुए बोली। बेगम, मेरा जब्त आजमा रही हो, अच्छा नहीं होगा। बेगम के हक, ये बेगम अभी भी आपके जब्त खत्म होने का इंतजार कर रही है, आपकी मोहब्बत चाहती है। तो फिर लो मोहब्बत। ये कहते हुए साव्यार माला के होंठों पर झुका था और कई लम्हे अपने भालों को महसूस करता रहा। जावे की जान, अब अपनी खैर मनाना। उससे गहरे गहरे सांस लेते थे, अपने शिकंजे में कैद करता तो उसे दुनिया से दूर ले गया। दूर लंदन में एक घर के हॉल के बीचों बीच अमान और नूर बैठे थे। अमान, आज मुझे यूनिवर्सिटी से लेट हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये लारिब कहाँ है, मुझे उसे नाश्ता भी करवाना है। मैं आ गई भाभी। एक कमरे से लारिब निकलती बाहर आई थी।
अमान और नूर ने उसे देखा जो फुल लॉन्ग रेड कलर की फ्रॉक पहने अपने काले बाल खुले छोड़े और गले में दुपट्टा डाले भागती हुई आ रही थी। आराम से मेरी जान, गिर ना जाना। नहीं गिरती भैया, अभी तो मैं ठीक हो गई हूँ ना। फिर भी बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। तुम जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए मेरी छोटी सी गुड़िया ही रहोगी। हाँ, जैसे मामा मुझे गुड़िया बुलाती थी। लारिब की आंखें नम हुई थी। अच्छा छोड़े भैया, जल्दी नाश्ता करें ना। फिर मैंने अपनी गुड़िया मीरम से भी बातें करनी है। और भाई, हम पाकिस्तान वापस कब जाएंगे? मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। हाथ जोड़ पर मुझे मीरम के साथ खेलना है। बहुत जल्द मेरी गुड़िया। तुम्हारी भाभी के पेपर्स हो रहे हैं, तो जैसे ही खत्म होते हैं हम पाकिस्तान जाएंगे। बाकी की स्टडी तुम्हारी भाभी पाकिस्तान ही करेंगी। अम्मान ने लारेब के ठीक होने पर उसे सब बता दिया था। लारेब को ठीक होने में बहुत मुश्किल हुई थी। 5 महीने तो लारेब उस सूरत हाल से ही निकली थी। हर रात को ख्वाब में डर जाया करती। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ट्रीटमेंट से वो ठीक होना शुरू हुई थी। ठीक होने पर वो सब कुछ भूल चुकी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमान ने उसे बताया था कि तुम बीमार थी, अभी ठीक हुई हो। और सबसे बातें भी करवा दी थी। लारेब को अपना माजी सब भूल गया था। लेकिन उन सब से बातें करते करते लारेब को सब पता चल गया था। कयान, एन, मीरम, माला, जाविया सबसे बातें करती थी। अमान लारेब से उसको और सफ़ीर का रिश्ता छुपाया गया था। नूर तो लारेब का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। चलो मान, मैं लेट हो रही हूँ, फिर आती हूँ। तो आकर बात करते हैं, ओके? ओके भाभी। नूर भी लारेब का सर चूमती यूनिवर्सिटी चली गई जबकि लारेब उदास हुई थी। क्या हुआ? उदास क्यों हो मेरी जान? पता नहीं भाई, मेरा दिल बहुत उदास है। ऐसा लगता है जैसे मुझ में कोई कमी है। पता नहीं क्यों भाई, मेरा दिल नहीं लगता। मुझे लगता है कोई पुकार रहा है मुझे। ख्वाब आते हैं जिसमें एक पता नहीं कौन शख्स से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाती भाई, लेकिन वो मुझे पुकारता है। मुझे समझ नहीं आता भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी गुड़िया, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता। अमान ये कहते लारेब का सर अपने सीने से लगा के, जबकि लारेब अमान के सीने से लगती, फिर भी लारेब का ध्यान उस ख्वाब की तरफ ही था जो उसे रात को आया था। वो कोई शख्स उससे अपने पास बुला रहा था और ये ख्वाब उससे मुसलसल 4 महीनों से आ रहे थे। लेकिन वो ख्वाब वाली बात अमान से छुपा जाती थी। छोटी दुनिया। एक गर्भसदा आवाज़ सफ़ीर के मुंह से निकल गई थी। पिछले 1 साल से वो कमरे में लगे कैमरों में मौजूद अपनी और लारेब की वीडियोस को मोबाइल में ट्रांसफ़र करवाकर घंटों घंटों उसकी वीडियोस, उसकी शरारतें, उसकी आदतें, हरकतें देखकर सफ़ीर मुस्कुराता रहता था, उससे बातें करता रहता था। अभी भी वो ऐसे ही कर रहा था। इरम बेचारी तो अपने बेटे की हालत देखती लारेब की वापसी की दुआ करती थी। छोटी दुनिया एक दफ़ा अपने एंजिल के पास आ जाए। छोटी दुनिया, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। फिर से सफ़ीर की आंखों से आंसू निकले थे। नूर यूनिवर्सिटी से वापस आई तो घर के बाहर अमान के साथ खड़ी आलियाना और अमान को देखकर नूर को बेहद गुस्सा आया था। वो जब से यहाँ आए थे, उनकी पड़ोसन आलियाना 20 साल लड़की उसके शोहर अमान के पीछे ही पड़ गई थी। जब देखो अमान के पास किसी न किसी बहाने आ जाती थी, जबकि अमान भी उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था। अमान की नज़र नूर पर पड़ी तो उससे आलियाना को बाय कहा। आलियाना ने भी नूर को देखकर मुंह चढ़ाते हुए चली गई। अमान नूर के पास चला आया। अरे नूर, आज आप जल्दी आ गई। अमान ने नूर का हाथ पकड़ना चाहा कि नूर ने अमान का हाथ झटक दिया। अमान ने हैरत से नूर को देखा। नूर, क्या हुआ है आपको? जाओ अमान, उसी आलियाना के पास जाकर उसी से बातें करो, मेरे पास मत आना। नूर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने आंसू साफ करती हुई वो कमरे के अंदर चली गई। नूर, बात तो सुने ना। लेकिन नूर ने उसकी बात सुने बगैर कमरा बंद करके अंदर बैठ गई थी। चलो जी, फिर से मनाना पड़ेगा अपनी नूर को। अमान एक गहरा सांस भरकर रह गया। एहन, मेरा बच्चा, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो, सारा दिन बिजी होती हो। कयान ने एन को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आपकी लाडली, मुझे आपके पास आने दे तो मैं आपके पास आऊँ ना। अभी वो ये कह रहे थे कि बेड पर लेटी मीरम ने उठकर पाछा बजाना शुरू कर दिया था। लो देख लो, अभी मैं आपके पास आई भी नहीं और उसका पाछा बजना शुरू हो गया है। एन ने गुस्से से मीरम को देखा। कयान ने मुस्कुराकर एन को छोड़ा। एन मीरम के पास गई, लेकिन मीरम शहजादी तो खिसक खिसक कर कयान के पास आती अपनी बाहें फैला चुकी थी। एन ने घूर कर मीरम को देखा। किसी दिन पिटेगी मुझसे, मेरे आन के साथ चिपकी रहती है। जबकि कयान ने मीरम को उठाया तो मीरम कयान के गर्दन में मासूम बच्चों की तरह मुंह दे गई। आन, समझा दे इसे, मुझसे ज्यादा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। एन को वाकई गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी वो खुद भी मीरम की हद दर्जा आन से प्यार करता देख एन को जेलसी होती थी।
वो अपने आन के करीब किसी लड़की को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती थी, चाहे अब उसकी बेटी ही क्यों ना हो। एन, मेरी जान, बच्ची है ना, मेरी शहजादी है, तुम इसे कुछ मत बोलो। रहे फिर आप एक दूसरे के साथ, मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं। एन मुंह बनाती हुई चली गई, मेरी पोसेसिव बंदी। जबकि अब मीरम कयान को टुकर टुकर देख रही थी। तुम बहुत शरारती हो गई हो मीरम। मीरम की गाल पर किस करते कयान ने कहा। अब दोनों ही बातें करने लगे थे। नूर, प्लीज मान जाए ना। मान दरवाजे की चाबी लाकर दरवाजा खोलता अब उसके सामने था। जाओ उस आलियाना के पास, तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है ना। नूर। अमान को बस नूर की इस बात पर गुस्सा आया था। वो जो भी बोलती थी वो ऐसे ही बोलती थी। वो आलियाना खूबसूरत है ना, नूर मासूमियत से बोली। अमान ने नूर का हाथ पकड़ा। होगी खूबसूरत, लेकिन अमान मलिक ने बस अपनी आंखों में अपनी नूर का अक्स ही बसाया, और मैं अपनी नूर के होते हुए किसी और को देखूं, अपनी नजरों को आग न लगा दूं। मेरी आंखें आपको देखना पसंद करती हैं नूर, किसी और को नहीं। जबकि नूर ये सब सुनते मस्मराइज हुई थी। मैं जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करूं कम है कि तुम मुझे मिले हो। नूर भी अपना मूड ठीक करते हुए बोली। नूर, आप मेरे लिए अल्लाह की तरफ से भेजी गई नेमत है नूर, और नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है जो मैं हर नमाज में करता हूँ। और आपको देखकर एक ही लफ्ज़ मेरे मुंह पे होते हैं, आप मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं, और मैं अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाऊंगा। जबकि नूर तो अमान के अल्फाज सुनती उसका दिल बेसाख्ता धड़का था और नूर की आंखों से आंसू निकले थे। नूर, रोना नहीं प्लीज। नहीं रोती। नूर ने मुस्कुराकर अमान को देखा, फिर उसके सीने पर सर रख दिया। थोड़े ही दिनों में नूर के पेपर्स हो गए थे और आज रात वो पाकिस्तान जा रहे थे। अमान और नूर तो बेहद खुश थे कि आज वो फिर से अपने ब्लैक महल जाएंगे। वही खुशियाँ और नूर को अपने बेबी से मिलेगी। अरे वही बेबी, हमारी माला। और माला भी अपनी जानू से मिलने के लिए बेताब थी। एन, कयान, मीरम भी ब्लैक महल आ चुके थे। घर को तो बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। घर के सामने आते ही नूर और मान और लारेब खड़े थे। नूर और अम्मान की आंखों में तो आंसू आए थे। वो 1 साल बाद अपने लोगों से मिलेंगे। लारेब तो भागकर सबको मिली थी। माला आपी, कैसी हैं आप? और एन आपी, आप कैसी हैं? आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोगों को सामने देखकर मैं कितना खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं लारेब, तुम्हें सही सलामत देखकर। मेरी शहजादी। लारेब एन के हाथों से मीरम को लेते हुए चट चूम गई। सब लोग ऊंचे बैठे अब बातें कर रहे थे। लारेब अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में आते ही उससे अजीब सा एहसास हुआ, ऐसे जैसे कई यादें उसके साथ जुड़ी हैं, लेकिन ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था। इसी वो सब इग्नोर करती मीरम के साथ खेलने लगी। अमान, वेलकम बैक। जाव्यार, कयान गर्म जोशी से मिले थे और माला तो बस एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सालों बाद मिली हो। मेरी जानू, मेरी बेबी, दोनों एक दूसरे के गले लगी थी। बस करो तुम दोनों, जानू जानू लगाई हुई। अमान चिढ़कर बोला। तुम क्यों जेलस हो रहे हो चपड़गंजू? माला आंखें दिखाते हुए बोली। ये मेरी नूर है, मेरी नूर से दूर हो। देखना चपड़गंजू, मेरे बच्चे भी नूर को जानू बोलेंगे और तुम सड़ोगे। माला मजीद अमान को चिढ़ाती हुई बोली। देख लूंगा उन्हें भी, अभी तुम मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। बस कर जाओ तुम दोनों, अभी भी लड़ रहे हो। एन ने दोनों को टोका तो माला मुंह बनाती अब नूर के साथ बातें करने लगी। अमान, तुम आ तो गए हो, लेकिन अगर सफ़ीर को पता चल गया कि लारेब वापस आ गई है तो? जाव्यार, सफ़ीर ने जो किया है उसके साथ उसकी सज़ा मिल चुकी है। लारेब उसकी बीवी है और हम अब उसकी बीवी को उससे दूर नहीं रख सकते। और लारेब, उसका क्या? उसे तो कुछ याद भी नहीं है। एन बोली। वो सफ़ीर का काम है कि वो उसकी याददाश्त कैसे वापस लेकर आता है। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो लारेब को गुजरे लम्हात याद आ सकते हैं। इसलिए अब सफ़ीर आया तो माफ़ कर देंगे, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है। हमें ये भी देखना चाहिए कि उसने हमारी बहन को कितने अच्छे से संभाला था, वो तो उस सोहा की वजह से उस रात। ठीक है, बस करो, मैं सुबह सफ़ीर को कॉल करके बता दूंगा कि उसकी छोटी दुनिया वापस आ गई है और आगे उसका काम। और सभी उसकी बात पर हंसने लगे थे। ओके, हम भी देखें अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं। फिर सबने रात का खाना खाया और अपने अपने घरों में चले गए। अगले दिन जावियार ने सफ़ीर को कॉल करके बुला लिया था और सफ़ीर तो सामने अमान और नूर को देखकर हैरान हुआ था। इसका मतलब मेरी छोटी दुनिया भी आ गई। सफ़ीर जावियार से मुहातिब हुआ।
जो तुमने मेरी बहन के साथ किया था ना, वो मैं नहीं भूला। लेकिन वो तुम्हारी बीवी है, इसे ज़्यादा देर दूर भी नहीं रख सकता था। लेकिन उसकी याददाश्त तो वापस चली गई। इससे वो अपना सारा माजी और तुम्हारे साथ बीते हुए लम्हे वो भूल चुकी है। और वो तुम्हें भी नहीं जानती, वो तुम्हें नहीं पहचानेगी। ये सुनने की देर थी कि सफ़ीर पर कई पहाड़ टूटे थे। मतलब उसकी छोटी दुनिया बदल गई है। वो अब उसका एंजल नहीं रहा। उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उससे कुछ भी याद नहीं। उस सर पकड़ कर बैठ गया। तुम परेशान मत हो। डॉक्टर ने कहा है अगर उसको वो सब चीज़ें दिखाई जाएं, याद करवाई जाएं, वही काम दोहराए जाएं तो उसके साथ हो चुका है, तो उसे सब याद आ जाएगा। और ये काम अब तुम्हारा है। अब तुम जानो और तुम्हारी छोटी दुनिया। अमान, लेकिन तुम मेरी बीवी को मुझसे दूर ले गए थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया था। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया था। वो सब गलत मुझसे करवाया गया था। जो भी हो गया उसे भूल जाए। लेकिन अब तुम जानो और तुम्हारी छोटी दुनिया। अभी तुम्हारा काम है कि तुम अपनी बीवी को कैसे अपने साथ रखते हो। क्या मैं उसे एक दफ़ा देख सकता हूँ? देख सकते हो, लेकिन दूर से जाओ, कमरे में। और अभी उसके सामने मत जाना, वरना वो डर जाएगी। ओके। सफ़ीर भी उठकर कमरे में चला गया जहाँ वो मज़े से अपने सीने से भालू को लगाए सोए हुए थी। सफ़ीर को तो 1 साल बाद अपनी छोटी दुनिया को देख रहा था। सफ़ीर ट्रांस की कैफियत में आंखें भरता आंखों में नमी लिए वो लारेब के पास गया और कई लम्हे वो अपनी आंखों की प्यास बुझाता रहा। छोटी दुनिया। क्या वो भूल गई थी अपने एंजल को? वो लम्हे, वो बातें कभी याद नहीं आएंगी उसे। ये सोच सोच कर सफ़ीर के दिल को ठेस पहुंची थी। वो ही जानता था कि वो 1 साल अपनी छोटी दुनिया के बगैर कैसे रहा। और अब एक आंसू लुढ़क कर सफ़ीर की दाढ़ी में जज्ब हो गया। इससे पहले कि सफ़ीर झुककर लारेब को महसूस करता, लारेब कसमसाई थी, जिसकी वजह से सफ़ीर ने अपने कदम पीछे किए थे और एक आखिरी नज़र लारेब पर डालता पलट कर चला गया। जाती दफ़ा वो लारेब को नंबर अमान से ले गया था और अमान ने दे भी दिया था। नूर वापस यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। उसका दूसरा साल शुरू हो चुका था और वो मेहनत भी बहुत कर रही थी। सबकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन सफ़ीर और लारेब की कहानी अभी बाकी थी। रात को लारेब बैठी नूर से बातें कर रही थी कि अचानक से उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। नूर को अमान के बुलाने की आवाज़ आई तो नूर उठकर चली गई। लारेब ने मोबाइल ऑन करके देखा और जो चीज़ उसे आगे से देखने को मिली थी वो तो सकते में आई, कुछ बोल ही नहीं सकी। सकते में वो मोबाइल पर नजर आती वीडियो को देख रही थी। उस वीडियो में वो किसी मर्द के सीने से लगी हुई थी, लेकिन ये उसका भाई तो नहीं था। ये कौन है? लारेब तो अक्का बक्का उस मंजर को देख रही थी जहाँ लारेब अब उस मर्द के सीने पर सर रखे कभी उसके बाल खींची तो कभी उसके सीने पर मुक्के मारती। और ये मंजर देखते लारेब के गाल सुर्ख हुए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उससे जल्दी से नंबर देखा, लेकिन नंबर भी जाना पहचाना नहीं था। ये कौन है और मैं किसके सीने पर सर रख के लेटी हूँ? लारेब को अपने सर में शदीद दर्द महसूस हुआ था। एक धुंधला सा मंजर उसके सामने आया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ याद नहीं कर पा रही थी। लारेब ने जल्दी से मोबाइल साइड पे रखा और कांपती हुई बेड पर जाकर लेट गई। भाई को बताऊंगी सुबह, लेकिन अगर भैया ने कुछ कहा तो? ये कौन है? कहीं माजी में? नहीं, नहीं, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कई लम्हे वो उस वीडियो के बारे में सोचने के बाद भी उसे कुछ याद ना आया तो नींद की वादियों में चली गई। जबकि दूसरी तरफ सफ़ीर मुस्कुराया था। वो जानता था लारेब को कुछ याद नहीं होगा और वो उसे सोचेगी। चलो, अपने एंजल को पहचाने ना सही, सोच तो सकती है ना अपने एंजल को। सफ़ीर भी लारेब को सोचता सोचता नींद की वादी में चला गया।